एक आदमी बेंगलोर से 40 बार जौनपुर एक साल में आता है, जिसको 23 छुट्टियां सिर्फ मिलती हैं साल में। ये चाहते कि बेंगलोर में करें तो ये भी कर सकते थे। अच्छा, इन्होंने नहीं किया तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। ज्ञान का लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि हमारे देश में न्याय पाने के लिए मरना पड़ता है, अतुल सुभाष बनना पड़ता है, या ये कहना कि न्याय पाने के लिए मर जाता है आदमी, ये सही नहीं है। आप एक बहुत ही अनुभवी मजे हुए वकील हैं, ये बताइए क्या 498 के हिसाब से महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आजकल महिलाएं इतनी स्वेच्छाचारी हो गई हैं, जिनका दिमाग हमारे टीवी और व्हाट्सएप और जो गूगल हैं, इतना इनको व्यर्थ का जागरूक बना दिए हैं। अतुल सुभाष तो चले गए, लेकिन जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। न्याय व्यवस्था पे उन्होंने सवाल उठाए, जौनपुर की जज रीता कौशिक पे उन्होंने सवाल उठाए, न्यायपालिका को उन्होंने भ्रष्ट तक कहा कि न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार है, जो पेशकार है वो पैसे लेता है, घूस लेता है, इस तरह के आरोप लगा करके 24 पन्ने का सुसाइड नोट, 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो बना करके उन्होंने दुनिया को तो अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए जो न्याय व्यवस्था पर उठते हैं। आज हमारे साथ अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, स्वागत है रिपब्लिक हिंदुस्तान में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? न्यायिक व्यवस्था जो है उसके विषय में ये सरसरी तौर पर कह देना कि पूरा न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हो गया है, पूरी न्यायालय भ्रष्ट हो गई है, ये मेरे समझ से उचित नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं और ऐसे लोगों पर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की दृष्टि है, और जहाँ इनके खिलाफ इंक्वायरी में इनके भ्रष्टाचार, इनके गलत निर्णय के विषय में ये चीज़ें पाई जाती हैं, उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती है, उनको जो है उनकी सर्विस से उनको निकाला जाता है। तो इससे ये नहीं माना जा सकता कि पूरी न्याय व्यवस्था ही हमारी भ्रष्ट हो गई है, किसी काम की नहीं रह गई है। ये तो सरासर बात जो है वो तो विश्वसनीय नहीं है और न स्वीकार किए जाने योग्य है। लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि हमारे देश में न्याय पाने के लिए मरना पड़ता है, अतुल सुभाष बनना पड़ता है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। अतुल जी का जो मामला है वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, और ये तो पूरी तरह से केस का जब इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो अतुल जी अपना सुसाइड नोट लिखे हैं उसमें जो उनके तथ्य हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तब उसके विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। अभी तो सारी चीज़ों पर हमारे सोच के हिसाब से पुलिस को, न्यायालय को पूरी तरह से अभी विवेचना करना है, अभी उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, और बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, बिना प्रॉपर तरीके से जांच कराए, अतुल जी और उनके वाइफ के विषय में पूरी हिस्ट्री जाने बिना कोई भी टिप्पणी करना हमारे समझ से न्यायपालिका पर, या ये कहना कि न्याय पाने के लिए मर जाता है आदमी, ये सही नहीं है। ये निश्चित है कि न्याय पाने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। आजकल बहुत महंगा न्याय व्यवस्था हो गया है, सारी चीज़ें एकदम बदली हुई हैं, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और निश्चित रूप से जो धनाढ्य और सक्षम लोग हैं वो अपने स्तर से न्यायपालिका के कुछ लोगों को प्रभावित करके लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता को बहुत परेशानी है, इसमें दो राय नहीं। एक आदमी बेंगलोर से 40 बार जौनपुर एक साल में आता है, जिसको 23 छुट्टियां सिर्फ मिलती हैं साल में, 40 बार उसको न्यायालय में बुलाया जाता है। वो आता है तो कहता है कभी वकील हड़ताल पे चले गए, कभी एसोसिएशन का चुनाव है, कभी ये है, कभी वो है, इस तरह से बातें होती थी। और वो व्यक्ति लगातार आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है न्याय व्यवस्था से ही कि इतनी बार उसको बुलाया जाता है। इस केस को जौनपुर में जो एक मुकदमा केस हुआ, ये मुकदमा बेंगलोर में भी तो हो सकता था सर, जहाँ वो रहता था।
ये मुकदमा एक्चुअली उसके वाइफ के द्वारा दाखिल किया गया था। उनकी वाइफ जहाँ रह रही हैं, कानून में व्यवस्था है, अच्छा, महिलाओं को ये थोड़ी, इस कानून में जो हमारे पास इस समय है उस कानून में थोड़ा महिला पक्ष को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, उनके तरफ कानून काफ़ी झुका हुआ है। इसमें जो है वो अब वहाँ की रहने वाली थी जौनपुर की, इसलिए नहीं ये मुकदमा उन्होंने वहीं दाखिल किया। ये चाहते कि बेंगलोर में करें तो ये भी कर सकते थे, अच्छा, इन्होंने नहीं किया तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। ज्ञान का भाव, ज्ञान का अभाव नहीं है, हो सकता है सेंटिमेंट रहा हो, वो मुकदमा न करना चाहते हों, लेकिन इनकी पत्नी जो है मुकदमा करना चाहती थी, तो उनके पास जुरिडिक्शन कानूनन उनको प्राप्त था कि वो जहाँ रहती हैं वर्तमान समय में वहाँ से भी वो मुकदमा कर सकते हैं। बच्चे से मिलना चाहते थे लेकिन पत्नी मिलने नहीं दे रही थी, इस पे भी उन्होंने न्यायपालिका से गुहार लगाई, उसके बावजूद वो मिल नहीं पाए। नहीं, न्यायपालिका तो बिना दोनों पक्षों की बातों को सुने, बच्चा अभी अबोध है जिसकी गार्जियन माँ है और बिना माँ के तो रहना संभव नहीं है, लेकिन अगर न्यायालय में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दिया, अपनी बात रखी, तो न्यायालय ने तो ज़रूर सुना होगा, और वो वहाँ से रिलीफ नहीं मिला था। हमारे यहाँ उससे ऊपर न्यायालय है, जिला न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, तो उनको वहाँ का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था कि हमको यहाँ से प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे उच्च न्यायालय में व्यवस्था है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपके मुकदमे विलंबित हो रहे हैं, रीजनेबल अगर आप कारण दिखाएंगे तो उसमें एक्सपीडाइट किया जा रहा है कि न्यायालय को आदेश दिया जा रहा है कि आप इस मुकदमे की सुनवाई इतने महीने में, इतने 6 महीने में, 2 महीने में, जैसी अर्जेंसी है उसकी सुनवाई हो सकती है। अब वो उसके लिए प्रयास न करें तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत उनका जो है एफर्ट है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप एक बहुत ही अनुभवी मजे हुए वकील हैं, ये बताइए क्या 498 के हिसाब से महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्या कहते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी? नहीं, ये तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं, आजकल महिलाएं इतनी स्वेच्छाचारी हो गई हैं जिनका दिमाग हमारे टीवी और व्हाट्सएप और जो गूगल हैं इतना इनको व्यर्थ का जागरूक बना दिए हैं कि ये लोग पुरुषों के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रही हैं और पुरुषों को ब्लैकमेल करके उनसे रुपया वसूलने के लिए और 1-1 करोड़ रुपए अपने जो है उसके लिए मांग रही हैं कि हमको दीजिए, तब हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम आपसे डाइवोर्स करेंगे, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसकी एवज में आप हमको इतनी बड़ी रकम दीजिए, जबकि पति की आर्थिक स्थिति 1000-2000 रुपये महीने की है, वो कहाँ से ला के दे। तो ये तो समाज में जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को ही चाहिए कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो कानून में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। और ये वो महिलाएं हैं जो महिलाएं जिनकी जो कहीं ना कहीं खुद भी सास हैं, ननद हैं, कहीं ना कहीं पुत्री हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए कि हमको जो अधिकार मिला है, अगर हम कानून के हमारे ऊपर विश्वास करता है तो हम सही बात बोलें और सही तरीके से व्यवहार करें। और ये विवाह का जो हमारे कानून में व्यवस्था बनाई गई है वो उसमें ये बात लिखी हुई है कि अंतिम क्षण तक हमारी न्यायालय कोशिश करती है कि विवाह विच्छेद न हो। अंत में उसके पास जब कोई भी विकल्प नहीं रह जाता तभी पति पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए इजाज़त देती है। तो ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, कहीं न कहीं से पुरुषों को भी अपने को ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बात खराब ना हो और पति पत्नी के रिलेशन बने रहें। लेकिन महिलाओं के विषय में जो बातें हैं वो तो आमतौर पर देखी जा रही हैं कि ये लोग जो है पतियों का जो है बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं और चाह रही हैं कि जैसे ये चाहें पति अपने माँ बाप भाई बहन बंधु समाज को छोड़ के इनके राह पर चले, जो पतियों के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है।
और उसी लिए सारी समस्याएं आ रही हैं। अतुल सुभाष के भाई ने ये आरोप लगाया है, उन्होंने ही नहीं, देश के बहुत लोगों ने, मैंने पढ़ा, लेखकों को पढ़ा, पत्रकारों को भी पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अतुल सुभाष की जगह अगर किसी महिला ने आत्महत्या की होती तब तत्काल कार्रवाई होती और पूरा सिस्टम हिल जाता, न्यायालय में भी सब कुछ होता। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो न्यायपालिका क्या मतलब भेदभाव भी करता है? लेडीज फर्स्ट टाइप का है क्या कुछ? नहीं, वो बात नहीं है। न्यायालय भेदभाव नहीं कर रहा है। न्यायालय तो कानून का अनुपालन कर रहा है। कानून में जो व्यवस्थाएं हैं उसी के अनुरूप चल रहा है। उनके लिए स्त्री पुरुष का कोई विभेद नहीं है। हाँ, ये जरूर आज की परिस्थितियों में हो गया है कि किसी महिला के खिलाफ कुछ भी, अगर वो महिला चाहे जितना भी गलत हो, अगर कोई कार्रवाई कर रही है, ऐसा कोई निर्णय ले रही है, तो उसके लिए जो है पुरुषों के खिलाफ अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है पुलिस द्वारा भी। और ऐसे मुकदमों में जो है थोड़ी त्वरितता दिखाई जा रही है महिलाओं के पक्ष में, जिसमें इससे नुकसान ये हो रहा है कि महिलाओं का मनोबल, जो इस तरह की महिलाएं हैं जो दुरुपयोग कर रही हैं कानून का, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। बात बात पर झूठे तथ्यों के आधार पर किसी को बलात्कार का आरोप लगा देना, किसी अधिकारी को ब्लैकमेल करना कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे, तमाम चीज़ें आजकल बहुत आम तौर पर चल रही हैं, जिसके लिए कानून में निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी कुछ कड़ा कानून बनना चाहिए कि ये लोग अगर ये सब गलत काम कर रही हैं और ये पाए जाते हैं तो इनको भी दंडित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे इन महिलाओं में जो है जागरूकता होगी और वो गलत आरोप लगाने, गलत काम करने से बचेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपने बहुत कीमती समय दिया हमें रिपब्लिक हिंदुस्तान को। तारीख पे तारीख सनी देओल का भी एक डायलॉग था और वर्तमान न्यायालय में ज़्यादातर हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद भी ये ऐसा होता है। अभी भी डेट्स बहुत मिल रही है, बहुत मुकदमे पेंडिंग है, इस पे क्या हो रहा है सर? नहीं, हम ये बात जो है वो फिल्मी दुनिया की बात मैं नहीं करता, क्योंकि फिल्मी दुनिया तो लोगों को मतलब कि आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। तारीखें तो हाँ, लेकिन तारीख तो क्यों पड़ती है? देखिए, हमारे विस्तार से इसको हाँ, हमारे दर्शकों को, हमारे बनारस में इस समय 65 न्यायालय होना चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों की कमी है, जिसके वजह से 60% न्यायालय खाली है। अच्छा, तो खाली है तो कोशिश किया जा रहा है हमारे उच्च न्यायालय, हमारे जिला न्यायाधीश द्वारा की जो है कि जो न्यायालय खाली हैं उन मुकदमों को उन न्यायालयों में भेज दिया जाए या उनमें काम करने का उनको दिया जाए, जिससे कि वो जो न्यायाधीश नहीं है उनका, जिन लोगों का काम है वो उससे सफ़र न करें। लेकिन जो न्यायालय हैं ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और दूसरे न्यायालय का काम भी जा रहा है, तो एक न्यायालय को 8 घंटे में कितना मुकदमा डिसाइड करेगी? अगर एक मुकदमे में एक गवाही शुरू हो जाए गवाह की, तो अमूमन 1.5 से 2 घंटे न्यायालय का उस गवाही को कराने में जाता है। बिना गवाही के, बिना न्यायालय कैसे जो है बिना पक्षों को सुने, बिना साक्ष्यों को देखे निर्णय कहाँ से पारित करेगी? तो मजबूरी है। हमारे न्यायालय के पास एक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो पर डे 500 मुकदमे लगते हैं और एक न्यायाधीश से 8 घंटे में कितने मुकदमों के निस्तारित करने के विषय में हम लोग बात करें, वो हास्यास्पद लगती है उन लोगों की बात जो न्यायालय के बाहर हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया में नहीं है, जो न्यायालय से अवगत नहीं है कि न्यायाधीश काम करते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ न्यायाधीश बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जो 10 बजे बैठते हैं और 5 बजे उठते हैं, लेकिन वो 500 मुकदमे तो नहीं डिसाइड कर देंगे। तारीख तो पड़ेगी उसमें, और तारीख पढ़ किसके लिए रही है? वादकारियों के लिए पढ़ रही है। जिसने मुकदमा दाखिल किया उसको सुनना है और जिसके खिलाफ है उसको भी सुनना है। तो ऐसी स्थिति में तारीख तो पड़ेगी, उसको बिल्कुल इस भाव में लेना कि न्यायालय जानबूझ के किसी को दौड़ा रही है, न्यायालय जानबूझ के किसी को कर रही है कि नहीं आपको हम काम, मेरे पास समय है न्यायालय के पास और हम समय नहीं देंगे मुकदमे में, ये ऐसी कोई बात नहीं है हमारे हिसाब से। क्योंकि बहुलता इतनी ज़्यादा है कि अभी बनारस में अगर 100 न्यायाधीश और आएँ तो हो सकता है कि कोई भी मुकदमा 6 महीने 8 महीने के अंदर डिसाइड हो सकता है। लेकिन जितने न्यायालय हैं और जिस लेवल पर मुकदमे हैं
उतने मुकदमे को अगर सोचा जाए कि महीना 2 महीना में कोई एक केस डिसाइड किया जाए तो कहाँ से होगा। क्षेत्राधिकार ये है कि बनारस में आप रहते हैं, न्यायालय में आते हैं तो कितनी कितनी किलोमीटर चल के आते हैं, तो वो समय लगता है आपका आने का जाने का। आप देर से पहुँचे, पता लगा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि वादकारी के हम न्यायालय में पहुँचे, लेकिन आपकी ट्रेन लेट हो गई, आपको साधन नहीं मिला, आप नहीं पहुँच पाए, तो कोर्ट क्या करे, आपका दिन भर तो इंतज़ार नहीं करेगी। कोर्ट तो कोई ना कोई उसमें समुचित डेट लगाएगी, और डेट भी लगाने की एक सीमा है। 500 फाइल है रोज़, तो अगर हर 10 दिन पर 5 दिन पर डेट लगने लगेगा तो मुकदमों का कैसे निस्तारण होगा। तो उसके हिसाब से कोर्ट अपना देखती है कि हम कौन सी डेट लगाएं, जिस डेट को, जिसमें डेट आज लग रही है उस डेट में, उस डेट की तारीख जो भी मुकदमे हैं उसकी सुनवाई हो सके। तो ये सब सोच करके न्यायालय कर रहा है। न्यायालय जानबूझ करके किसी को न्यायालय में दौड़ा नहीं रहा है और न जानबूझ के डेट दे रहा है। विधिक प्रक्रिया है, कानून हमारे यहाँ लिखा पढ़ी में है, और उस विधिक प्रक्रिया को पूरी तरह से पूर्ण किए बिना ये न्यायालय हमारी जो है कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सकती। इसमें न्यायालय का कोई दोष नहीं है। इसके लिए संख्या न्यायाधीशों की कम है, व्यवस्था कम है, कोर्ट रूम कम है, व्यवस्था कमज़ोर है। और जिस व्यवस्था को अगर ये सरकार पूरी तरह पूरा करे तो निश्चित रूप से न्याय प्रक्रिया जो है थोड़ी सी जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसी तो स्थिति में किसी न्यायालय को, किसी न्यायाधीश को दोषी देना हमारे समझ से उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि द सेंट्रल बार एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे। सर, रिपब्लिक हिंदुस्तान में समय देने के लिए और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक समाज से जुड़े, जिस समाज में स्त्री पुरुष दोनों बराबर के स्तर पर हैं, वहाँ आपने जो है इस बात को जो है जानने के लिए हमारे पास आपने संपर्क किया कि कानून क्या दोनों में समानता नहीं कर रही, विभेद कर रही है। तो इस पर हमने जो हमारे वक्तव्य आपके सामने थे, जो मैंने उचित समझा, आपको इसके विषय में अपना बयान आपके सामने प्रस्तुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक थंबनेल फोटो।